हेलो क्लास 12। कैसे हैं आप सभी? हाँ, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सीपीयू का टॉपिक स्टार्ट किया था और आज लर्निंग पॉइंट है आपका सीपीयू क्या है, ठीक है ना। हम इसके बारे में देखना है, समझना है सीपीयू है क्या। बेसिकली देखो, सीपीयू जो है ना वो स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1945, ठीक है ना। 1945 से 1946। 1945 में आपका यूएन एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। यूएनओ के एस्टैब्लिश होने के साथ ही विश्व में जो मित्र राष्ट्र थे वो 5 महाशक्तियां बन जाते हैं जिनके पास परमाणु एटॉमिक पावर होती है ना। अब क्या होता है, उसके बाद में दो राष्ट्र जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कौन कौन से? एक तो है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। अमेरिका। और दूसरा है आपका सोवियत संघ। उस समय ये 16-17 राज्यों से मिलकर बनता था और जब इसका कॉलेज हो गया तब जाकर इसकी जो जगह ली थी रूस ने ली थी, ठीक है ना। तो अब बेसिकली सीपीयू जो शुरू होता है इन दोनों राष्ट्रों के मध्य होता है। दोनों ही क्या हो जाते हैं, महान शक्तिशाली होते हैं, दोनों के पास में अपनी अपनी पावर होती है ना। फिर जब इन दोनों के मध्य कॉलेज स्टार्ट होता है, किस वजह से होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, द्वितीय मोर्चे का प्रदर्शन होता है, उसकी वजह से ये क्या बाद में मोर्चा खोलता है, उसकी वजह से दोनों के मध्य मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सीपीयू जन्म लेता है, ठीक है ना। अब सीपीयू का जो दौर चलता है, बस देखो लर्निंग पॉइंट क्या है ये समझना। ये समझना है कि सीपीयू दो महाशक्तियों के मध्य एक वैचारिक वैमनस्य था, विचारधाराओं का युद्ध था, न कि प्रत्यक्ष युद्ध था। बाकी बहुत सारी बातें तुमने कल की क्लास में कर ली है। अब आपको इसके बारे में क्या लिखना है एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या है ना, व्हाट इज कोल्ड वॉर, तब आपको लिखना है। अच्छा हो तो लिखना शुरू कर दीजिए कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही सीपीयू प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है सीपीयू क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर विश्व में दो महाशक्तियों का जन्म हुआ, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए की फुल फॉर्म मैंने आपको कल बताई थी क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर सोवियत संघ, ठीक है ना। दोनों महाशक्तियों दोनों ही कैसी होती है, विस्तारवादी होती है और महत्वाकांक्षी होती है। दोनों में क्या है, अपना अपना विस्तार कराना चाहती है। कौन? यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ही विस्तारवादी शक्तियां हैं और दोनों ही महत्वाकांक्षी है। जैसा आप सबको पता है, मैंने बात कही थी कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, सीधी सी बात है। तो दोनों विस्तारवादी और दोनों मित्र बनकर रह नहीं सकती। दोनों ही अपना अपना चक्कर चलाने के लिए क्या करेगी, प्रयास करेगी। दोनों ही चाहेगी कि उनकी ज्यादा से ज्यादा शक्ति का क्या हो, विस्तार हो। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी प्रवृत्ति के थे, परंतु दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। अब देखो, जब दो शक्तिशाली लोग होते हैं ना, तो दोनों की जब विचारधारा एक जैसी है तो वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। लेकिन जब दो शक्तिशाली लोग हैं और दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलता, एक तो बड़ा गांधीवादी और एक बड़ा मार्क्सवादी है या फिर एक बड़ा मतलब आतंकवादी टाइप का इंसान है, तो दोनों शक्तिशाली को दोनों की विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलेगी और विचारधारा नहीं मिलेगी तो उनमें क्या होगा, युद्ध होगा। लेकिन जब अगर यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही एक ही विचारधारा के होते हैं, दोनों ही अगर विचारधारा के होते हैं, तो इन दोनों में कभी किसी प्रकार का कोई युद्ध होने की संभावना होती नहीं। लेकिन इन दोनों के विचार मिलते नहीं थे, विचार नहीं मिलने की वजह से इनके बीच में कॉलेप्स होना लग गया, है ना, और इनके अंदर क्या डिस्प्यूट बढ़ चुके थे, ठीक है। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही महत्वाकांक्षी विस्तारवादी विचारधारा के प्रतीक थे और दोनों की विचारधारा क्या थी, अलग थी। एक पूंजीवादी तो दूसरा साम्यवादी समाजवादी विचारों की अगुवाई करता था। एक था पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी और साम्यवादी विचारों की अगुवाई करता था। दोनों ही ताकतवर व प्रभावशाली थे, परंतु जैसा कि जग जाहिर है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। अतः इन दोनों ने अपने आप को सर्वोच्च दूसरे से अधिक शक्तिशाली साबित करने में अपनी सारी ताकत झोंक दी, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में क्या होगी, घोड़ा होड़ी मच गई थी। पता है आपको, घोड़ा होड़ी मचने के बाद में क्या होता है कि वो किसी का हित अहित नहीं देखते, वो क्या करने लगते हैं, बस सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से मैं ज्यादा क्या हो जाता बन जाऊं। इस तरीके से सीपीयू का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और इसी मतलब की रस्साकसी और तनातनी सीपीयू का जगह ले लिया था। विश्व को फिर से तीसरे युद्ध के मांगने पर ये लोग ले आए थे ना। इन दोनों के बीच में इस प्रकार के, मैंने जैसे कल आपको कीवा संकट की बात की थी, है ना, तो उसमें इस तरीके से कंडीशन आ गई थी कि अब क्या होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। लेकिन क्या होता है, परंतु सीपीयू काल में किसी की भी किसी से प्रत्यक्ष तौर पर क्या नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि युद्ध का अंजाम वो 2 दशक पहले देख चुके थे। उनको पता था कि युद्ध क्या चीज है, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर तभी खत्म हुआ था, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष युद्ध करना नहीं चाहते। परंतु सीपीयू के दौर में विश्व का माहौल हमेशा बना था
किसमें, युद्ध के माहौल में। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है। और अनहोनी के बादल हमेशा क्या मंडराते रहे, है ना, कभी कुछ ऐसे विमान कांड वगैरह होते रहते थे, ठीक है ना। अब आगे इसमें विस्तार से जब हम सीपीयू के संदर्भ में जो बहुत सारी जैसे ट्रीमैन सिद्धांत है, मास्टर प्लान है वगैरह, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे फैक्ट के रूप में, तब हम इस पर बात करेंगे। तो ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, इसमें आरोप प्रत्यारोप होते रहते थे। इसमें एक्चुअल बम नहीं डालकर कागजी बमों का प्रयोग होता था। कागजी बमों का प्रयोग का तात्पर्य ये है कि क्या होता था कि उसने उसके खिलाफ किसी प्रकार का पत्र में कुछ छाप दिया, उसने उसके खिलाफ किसी प्रकार का मैगजीन में कुछ छाप दिया। इस तरीके से उनके बीच में एक दूसरे का प्रत्यक्ष संवाद नहीं होकर इनडायरेक्ट तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते थे, ठीक है ना। फिर कोशिश हुई इनकी कि क्या करें हम कि विश्व को दो धड़ों में बांट दिया जाए और हम ज्यादा से ज्यादा देशों को हमारी तरफ मिलाने का प्रयास करें, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, विश्व में अन्य देशों को अपनी ओर लामबंद करने लग गए, इसलिए यूएसए ने नाटो, तो यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट एक सैनिक संगठन बनाया। यूएसए ने कौन सा बनाया, नाटो बनाया। कौन सा बनाया, नाटो, NATO, नाटो, ठीक है। ये बना था 1949 में, ठीक है। ये एक सैनिक संगठन था। अब इसके जवाब में 1955 में यूएसएसआर ने कौन सा बनाया, वार्सा पैक्ट बनाया। कौन सा बनाया, वार्सा पैक्ट, ठीक है। वार्सा पैक्ट संगठन बनाया। इसने क्या किया कि इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा देश इन संगठनों में शामिल हो और उनको हम जितनी ज्यादा जरूरत होगी उस प्रकार की हम उसको आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता, है ना, बम बारूद हथियार वगैरह हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो यूएसए, नाटो और यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट सैनिक संगठन बना लिए। जो भी इन संगठनों के सदस्य बने उन पर किसी प्रकार का आक्रमण को वो स्वयं पर आक्रमण मानते थे, ठीक है ना। उन्होंने नासा पैक्ट और वार्सा पैक्ट और नाटो जो संगठन बनाए थे, अगर उन संगठन में शामिल देशों पर अगर किसी देश द्वारा आक्रमण किया जाता है तो वो देश स्वयं अपने ऊपर उस आक्रमण को मानेंगे और वो सभी सामूहिक तौर पर उसकी क्या करेंगे, जवाबी प्रतिक्रिया देंगे। परंतु इसी काल में भारत जैसे देशों के प्रयास से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। लेकिन उस काल में एक राहत के साथ आई कि भाई 1955 में, 1954 में जब बार्डून सम्मेलन हुआ, उसके बाद में 1961 में जब ग्लेडगेट सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, तब जाकर पता चला कि विश्व में दो खेमे हैं। उन दो खेमों के अलावा भी एक तीसरा संगठन उभर कर सामने आ रहा है जो उन देशों की तैयारी करेगा, उन देशों की सुरक्षा प्रदान करेगा जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं और जो किसी भी संगठन में मिलना नहीं चाहते हैं, अपने आप को पृथक रखना चाहते हैं या फिर अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र रखना चाहते हैं, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। इसमें शामिल होने वाले राष्ट्र किसी भी गुट के क्या नहीं हो सकते थे, सदस्य नहीं हो सकते थे। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य कभी भी तटस्थता नहीं था बल्कि अधिक्षेत्र था। ये मैंने कल की बात की थी आपको। गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला था, उसका तात्पर्य ये था कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, उसमें जो सदस्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा, तटस्थ नहीं रहेगा, अधिक्षेत्र रहेगा। मैंने जैसे कल जज का एग्जाम्पल दिया था आपको। एक क्वेश्चन बनेगा छोटा सा आपको कि अपरोध क्या होता है। अपरोध दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अपरोध क्या होता है, ठीक है ना। तो अपरोध के बारे में आपको लिखना है कि रोक और संतुलन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, रोक और संतुलन का सिद्धांत। कौन सा, अपरोध, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी अधिक क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता। क्या मतलब कि अपरोध का तात्पर्य आपको ये बताना है कि पहली बात तो क्या है, रोक और संतुलन, मतलब पहले तो रोकना और संतुलन बनाए रखना, है ना, ठीक है ना, जो बैलेंस एंड चेक थ्योरी उसी टाइप का। लेकिन अपरोध का ये भी, इसमें अगर आपको विस्तार समझाना है, समझाना है कि दो महाशक्ति है, उनके पास में बहुत सारी शक्ति है, दोनों के पास बहुत अधिक शक्ति है, लेकिन दोनों युद्ध करना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, युद्ध का खतरा वो मोल लेना नहीं चाहते। तो ये हो गया आपके सीपीयू का, उसके बारे में बात। अब है द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ, है ना। सीपीयू के बाद में किसका आरंभ होता है, द्विध्रुवीय विश्व, है ना। दो ध्रुवों में जब विश्व बढ़ा उसका आरंभ होता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। द्विध्रुवीय विश्व, ठीक है ना। विश्व दो ध्रुवों में क्या हो गया था, बढ़ गया था। द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ, ये सेकंड लर्निंग पॉइंट है। द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ क्या होता है, इस काल में दुनिया स्पष्ट रूप से लगभग दो गुटों में बढ़ चुकी थी, है ना। दुनिया जो थी स्पष्ट रूप से किस गुटों में बढ़ चुकी थी, दो गुटों में। कौन सा, एक ग्रुप कौन सा, यूएसए वाला, और दूसरा कौन सा, यूएसएसआर, ठीक है।
फिर 1991 के बाद में क्या हो जाता है, ये कोलैप्स हो जाता है, ये खत्म हो जाता है और एकमात्र दुनिया में से बाइपोलर की जगह टू पोलर की जगह वन पोलर रह जाता है, एक ध्रुव रह जाता है ना। यूएसए वही अपने आप को अमेरिका जो है पूरे विश्व में दादा के तौर पर अपने आप को रखता है, ठीक है। तो इस काल में दुनिया स्पष्ट रूप से लगभग 2 गुणों में बढ़ चुकी थी। इस समय हर राष्ट्र के सामने एक विकल्प था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक खेमे का सदस्य बन जाए। इस तरीके से वो दूसरी महाशक्ति के प्रभाव से बच सकता था। सभी राष्ट्र गुटों में शामिल होने अपने निजी हितों के कारण हुए थे, ठीक है ना। अब विश्व लगभग क्या हो चुका था, 2 खेमे में बढ़ चुका था और हर एक देश के पास एक विकल्प था कि वो चाहे यूएसएसआर के खेमे में चला जाए, वो चाहे यूएसए के खेमे में चला जाए। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति इसमें आकर मिल जाएगा या फिर जो राष्ट्र इसमें आकर मिल जाएगा, तब इस राष्ट्र द्वारा इस राष्ट्र को अगर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाएगी तो ये खुद अपने ऊपर लेगा और वो इसको क्या करेगा, जवाब देगा। 100% इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। यानी मतलब कि दो क्या थे उनके पास ऑप्शन थे, विश्व के जितने भी देश थे, जितने भी कंट्रीज थे, उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो इसमें मिल जाए या इसमें मिल जाएगा। अकेला रह जाएगा तो उसको कोई भी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, उसी काल में क्या आता है, आपका नैम आता है, नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है ना, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है और वो क्या करता है, राष्ट्र को एक ऐसी जगह देता है कि वो चाहे किसी में भी नहीं मिले, वो सिर्फ इस संगठन के सदस्य बन जाए और जो इस संगठन का सदस्य बनेगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, उसमें ना तो यूएसएसआर का सदस्य बनना है या ना ही यूएसए का बनना है, ना उसके खेमे में जाना है, किसी के खेमे में जाने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और फिर क्या होता था, ऐसे वो और बहुत सारे राष्ट्र क्या करते थे अपने निजी हितों की वजह से जाकर उसमें, जैसे कि पाकिस्तान है वो नाटो में शामिल हुआ था, क्यों हुआ था, उसको पता है हमें क्या मिलेगी, सैनिक सहायता मिलेगी, हमें बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, इसलिए वो क्या करते हैं उसमें। और सीधी बात है, कुछ लालच नहीं देगा तो कोई भी देश किसी भी देश का पिछलू नहीं बनेगा या उसका सदस्य नहीं बनेगा, क्योंकि इनको इन गुटों से सुरक्षा हेतु हथियार और आर्थिक मदद मिलती थी। और जैसे ही कोई देश इनका सदस्य बनता, जैसे हमने मैत्री संधि की थी 1971 में यूएसएसआर के साथ में, 1971 में यूएसएसआर के संधि की थी ना, क्यों की थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का जब आक्रमण हुआ था उस समय यूएसए जो है किसकी मदद कर रहा था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था। बिकॉज वाई, क्योंकि वो किसका था, नाटो का सदस्य था, इसलिए पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन उसी समय इंदिरा गांधी ने क्या कर ली, यूएसएसआर से संधि कर ली, मतलब रूस से संधि कर ली थी। और रूस से संधि करने के बाद में रूस ने क्या कर दिया, अपना जहाजी बेड़ा उतारा हिंद महासागर में और अमेरिकी सेनाओं को क्या कर दिया, रोक दिया, है ना। तब जाकर हमने क्या बांग्लादेश को आजाद करवाया, जो पूरी पाकिस्तान द्वारा था उसको आजाद करवा दिया, ठीक है ना। तो हमने भी संधि की थी, क्या ना, मतलब सब अपने निजी हितों की वजह से करते हैं। पाकिस्तान जैसे ही यूएसए का रुख किया, हमने किसका रुख कर लिया, रूस का रुख कर लिया, यूएसएसआर का कर लिया। आज भी हमारी इसके साथ बहुत अच्छी मित्रता है और हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रादुर्भाव करता है, हम इसके फाउंडर्स हैं, तो हमारा इनके साथ भी अच्छा संबंध है और इसके साथ भी अच्छा संबंध है। हम इसके वार्षिक सदस्य नहीं है या फिर हम इसके मतलब कि पिछले नहीं है, ना ही हम इसके पिछले हुए हैं। हम इसके हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं और गुटनिरपेक्ष का सदस्य होने के नाते हम किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन सक्रिय है, हम इनसे भी फायदा उठाते हैं, हम इनसे भी फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या आर्थिक मदद मिलती रहती है, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, उसके सदस्य बन जाते हैं। यही विभाजन सबसे पहले यूरोप में होना प्रारंभ हुआ और ये विभाजन सबसे पहले कहाँ होना प्रारंभ हुआ, यूरोप में। यहाँ था एशिया और यूरोप है, यूरोप में पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में क्या होने लग गया, विभाजन होने लग गया, ठीक है ना। और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिकी खेमे में शामिल हो गए। ये जो पश्चिमी यूरोप था, है ना, ऐसे ऐसे इस तरफ देखोगे तो आपका पूर्वी यूरोप और इधर एक पश्चिमी यूरोप, इस तरफ के जितने भी देश है वो किसमें शामिल होने लग गए, अमेरिकी खेमे में शामिल होने। और इस तरफ के जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे उसमें यूएसएसआर के खेमे में शामिल होना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिकी खेमे में शामिल हुए, जबकि पूर्वी यूरोप के सोवियत खेमे में शामिल हुए। अतः पश्चिमी यूरोप पूर्वी गठबंधन कहलाए। और जैसे ही ये जो यहाँ पे यूरोप है ना, इसमें आप इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये जो यूरोप है इधर आते, यूरोप में क्या हुआ, इधर का जो पश्चिमी यूरोप है इसमें जितने भी देश थे मोस्ट ऑफ इसमें शामिल हो गए यूएसएस के संगठन में, और इधर वाले जितने भी देश थे वो किसमें हो गए, यूएसएसआर वाले में शामिल हो गए। और जब यहाँ पे जो नाटो का जो प्रादुर्भाव होता है वो यही होता है ना, नाटो यही होता है, यही बनता है, ये देश मिलकर एक सैनिक संगठन बना देते हैं नाटो। कौन से, पश्चिमी यूरोप वाले। और पूर्वी यूरोप वाले इसके जवाब में क्या बना देते हैं, वार्सा पैक्ट बना देते हैं। क्या बनाते हैं, वार्सा पैक्ट। पैक्ट का मतलब समझौता होता है, ठीक है ना, संधि या समझौता। तो वार्सा पैक्ट बना देते हैं पूर्वी यूरोप। अब पश्चिमी यूरोप खेमे था, देखो पश्चिमी गठबंधन ने अप्रैल 1949 को नाटो, अप्रैल 1949 को, ये कब बनता है, नाटो 1949 में बता दिया, ठीक है। अप्रैल 1949 को नाटो, जिसका नाटो की फुल फॉर्म है, हिंदी में आप लिखना तो उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन, उत्तर
अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो गवर्नमेंट की स्थापना की। इन्होंने आपस में सामरिक सुरक्षा का वादा किया। इन्होंने क्या किया, आपस में सामरिक सुरक्षा का वादा कर दिया कि भाई अगर हमारे किसी एक के ऊपर भी आक्रमण होता है तो हम सबके ऊपर आक्रमण मानेंगे। इस प्रकार अपना होता ना संसद में भाई जैसे मंत्री परिषद है, साथ साथ कहते हैं साथ साथ डूबते हैं मंत्री जो होते हैं, उसी तरीके से इनका था कि अगर हमारे एक के साथ अगर कुछ हुआ तो हम सब उसके साथ में खड़े हो जाएंगे, सामरिक सुरक्षा का वादा कर दिया। इसी प्रकार पूरी गठबंधन कौन सा, इंडियन वाला, वार्सा पैक्ट वाला, पूरी गठबंधन ने क्या कर दिया, इसी प्रकार पूरी गठबंधन ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की 1955 में। 1955 में आपको बता दिया, पहले बताया था 1955 में वार्सा पैक्ट की क्या कर दी इन्होंने, स्थापना कर दी, है ना, जिसका काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप के मुकाबले। अब ये यूरोप में क्या है, नाटो में जो देश शामिल थे इसका मुकाबला कौन करेगा, वार्सा पैक्ट करेगा। इन्होंने कहना मतलब सब मतलब संगठन बनाया और उसके भी उप संगठन बनाए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक नोट डाल एक चीज याद रखनी है कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप था, ठीक है ना। अगर ये जो दोनों महाशक्तियां हैं, दोनों के बीच का अगर तनातनी का मुख्य रूप अगर आपको देखना है तो यूरोप देखना होगा। यूरोप क्या था, इन दोनों का क्या बन गया था, अखाड़ा बन गया। कहने मतलब इनको कोई तकलीफ नहीं, इनको भी कोई तकलीफ नहीं, और जो भी मारकाट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर होगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपना घर छोड़कर बाहर जाकर कई दूसरे दो लोगों के घरों में लड़ना, ठीक है ना। तो उन्होंने किसको, यूरोप को अखाड़ा बना देते। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीतयुद्ध काल में महाशक्तियों का अखाड़ा कौन सा महाद्वीप माना गया है, तो वो कौन सा, यूरोप महाद्वीप माना गया है, ठीक है। अब आपको आगे देखना है कि अमेरिका ने यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में सीटो और सेंटो की स्थापना की। सीटो और सेंटो दो संगठन और बनाए पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इसको कमजोर करने के लिए क्या कर दिया, पूर्वी एशिया किसके कब्जे में था, यूएसएसआर के कब्जे में था। इधर पूरी चक्कर, जैसे भारत की एक तरह से देखें तो हम समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते तो हम किसी तरफ झुके हुए, किसी तरफ भी झुके हुए। तो सीटो और सेंटो दो संगठन और अमेरिका ने बनाए आपके पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ठीक है। लेकिन तभी नव स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता की सलामती के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कल या विकास हुआ, ठीक है ना। जब उसने सीटो सेंटो की स्थापना की, किसने, अमेरिका ने, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, तब हमने भारत जैसे देशों ने मिलकर, भारत, मिस्र, गाना, है ना, तो इन लोग, इंडोनेशिया, इन लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, किसकी स्थापना कर दी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर दी, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रखने का मौका दिया, ठीक है। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसने क्या किया, इन जो भी देश छोटे छोटे उस समय क्या आजाद हो रहे थे, तो उन देशों को एक विकल्प दिया कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर क्या कर सकते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन सकते हैं। और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनेगा उसको किसी और का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है ना, वो दोनों तरफ से लाभ उठा सकता है। अब है ये आपके दो लर्निंग पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट है शीतयुद्ध के दायरे। इसमें सारे फैक्ट्स है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। शीतयुद्ध के दायरे, नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट शीतयुद्ध के दायरे, यानी इसमें मार्शल प्लान जो आया है, फिर ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, है ना, यूएसएसआर ने क्या किया, वियतनाम पर कब क्या हुआ, है ना, बर्लिन की दीवार कब बनी, बर्लिन की दीवार कब ढही वगैरह, ये सारी चीजें हम इसके संदर्भ में देखेंगे। तो ये जो नोट्स है मैं आपको जैसे ये लेसन एक और लेसन बनेगा आपका इसका, और जैसे ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसका एक वीडियो बनाकर अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।